स्वागत। आज हम राजस्थान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हमारे पास है 5 नवंबर 2025 का राज्य समाचार डाइजेस्ट। इस डाइजेस्ट में ना कई तरह की खबरें हैं। मतलब मौसम के बदलते मिजाज से लेकर बड़ी विकास परियोजनाओं की घोषणाएं हैं, नई सरकारी योजनाएं भी हैं। अच्छा। हाँ, कुछ अहम नीतिगत बदलाव और साथ ही अर्थव्यवस्था और अपराध से जुड़ी खबरें भी इसमें शामिल हैं। मतलब संक्षिप्त में कहें तो यह राजस्थान में आज क्या चल रहा है उसका एक स्नैपशॉट है। सही है, एक ओवरव्यू जैसा। बिल्कुल, हमारा काम है इस जानकारी के ढेर से मतलब सबसे जरूरी बातें निकालना, उनके बीच कोई कनेक्शन है तो उसे समझना और ये जानना कि राजस्थान और वहाँ के लोगों के लिए इनके असल मायने क्या हैं। तो चलिए इन खबरों की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत मौसम से करते हैं। आज राजस्थान में मौसम ठंडा और सुहावना बताया गया है। अच्छा। हाँ, कई संभागों जैसे जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर में हल्की बारिश भी दर्ज हुई है। हालांकि दिन में धूप खिलने से तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिरा, मतलब सामान्य के आसपास ही रहा। हाँ, ये हल्की बारिश और तापमान में नरमी, ये मौसम में एक साफ बदलाव का संकेत है। सर्दियां धीरे धीरे दस्तक दे रही है ना। हाँ, लग तो रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। इसका असर न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा, बल्कि कृषि के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, कृषि के लिहाज से कैसे? देखिए, खासकर उन इलाकों में जहां तापमान में गिरावट फसलों को, विशेषकर रबी की फसलों की बुवाई और शुरुआती बढ़त को प्रभावित कर सकती है। तो ये किसानों के लिए ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल। मौसम के बाद अब एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो राज्य के विकास की रफ्तार से जुड़ी है। ओके। राज्य सरकार ने सड़क, जल और सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी परियोजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। 3,000 करोड़। हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में काफी प्रभावशाली लगता है। इस घोषणा को थोड़ा और समझते हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण निवेश है। 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन ये दिखाता है कि सरकार बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर कितना जोर दे रही है। और जिन 3 क्षेत्रों को चुना गया है, सड़क, जल और आईटी, वो किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ होते हैं ना। हाँ जी, सही बात है ना। बेहतर सड़कें न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाती हैं बल्कि व्यापार और लॉजिस्टिक्स को भी मतलब आसान बनाती हैं। बिल्कुल। जल परियोजनाएं पीने के पानी और सिंचाई दोनों के लिए जीवन रेखा है। खासकर राजस्थान जैसे राज्य के लिए। बिल्कुल, जहां पानी की कमी एक बड़ी चुनौती रही है हमेशा से। और आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी का क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए, आईटी आज के दौर में विकास का इंजन है। बेहतर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को सुधार सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ा सकता है। अच्छा। और साथ ही बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए नए अवसर खोल सकता है। तो ये निवेश सिर्फ कंक्रीट और तार बिछाने तक सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य राज्य की मतलब ओवरऑल कार्यक्षमता और आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है। रोजगार पे भी असर पड़ेगा शायद। हाँ बिल्कुल, इससे रोजगार सृजन की भी उम्मीद की जा सकती है। पहले तो निर्माण क्षेत्र में और फिर बाद में इन सुविधाओं के रखरखाव और इनसे जुड़ी सेवाओं में भी। ये तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, लेकिन खबरों में सामाजिक कल्याण से जुड़ी घोषणाएं भी दिख रही हैं। मुख्यमंत्री सोलर योजना का जिक्र है, जिसके तहत 1 करोड़ परिवारों को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ परिवार, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये वास्तव में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसके कई पहलू हैं। पहला तो सीधा आर्थिक लाभ है। 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने से लाखों परिवारों के बिजली बिल में कमी आएगी। हाँ, बचत होगी, जिससे उनकी घरेलू बचत बढ़ेगी। दूसरा, ये नवीकरणीय ऊर्जा, खासतौर पर सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। राजस्थान में तो वैसे भी सौर ऊर्जा की अपार क्षमता है और इस योजना से उस क्षमता का उपयोग बढ़ेगा। इससे राज्य की वो जो पारंपरिक कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता है वो कम होगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल कितना है? मतलब 1 करोड़ परिवारों तक इसे पहुंचाना, इसके लिए तो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी ना? बिल्कुल, इसमें चुनौतियां तो होंगी यकीनन। सोलर पैनल लगाने, ग्रिड को अपग्रेड करने और वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए जबरदस्त प्लानिंग और फिर उसका क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन, उसकी जरूरत होगी। लेकिन यह लक्ष्य सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। ये सिर्फ बिजली देना नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी की ओर एक बड़ा कदम है। और 1500 यूनिट की सीमा इसे उन परिवारों पर केंद्रित करती है जिनकी खपत अपेक्षाकृत कम है।
अच्छा। यानी ये कहीं ना कहीं निम्न और मध्यम आय वर्ग को ज्यादा लक्षित करती दिख रही है ना? हाँ, ये बात तो है। इसी कड़ी में किसानों के लिए भी एक खबर है। किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त का वितरण हुआ है। बताया गया है कि हाल ही में शायद 18 अक्टूबर के आसपास ये राशि लगभग 30 लाख किसानों के खातों में पहुंची है। किसान सम्मान निधि, हाँ, ये किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। चौथी किस्त का 30 लाख किसानों तक पहुंचना, खासकर इस समय जब रबी फसलों की तैयारी चल रही होगी या हो चुकी होगी, उनके लिए काफी मायने रखता है। बिल्कुल। ये पैसा उन्हें बीज, खाद या खेती से जुड़े अन्य छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने में मदद करता है। और ये सिर्फ किसानों की मदद ही नहीं है, बल्कि ये पैसा जब बाजार में आता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ता है। हाँ, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। सही कहा, जिससे स्थानीय स्तर पर मांग को भी सहारा मिलता है। और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी एक और घोषणा है। सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए सहायता राशि को काफी बढ़ा दिया गया है। अब ये 10 लाख रुपए होगी। अच्छा, 10 लाख? हाँ, पहले ये राशि कितनी थी इसका जिक्र तो नहीं है, लेकिन 10 लाख एक बड़ी रकम लगती है। हाँ, मुआवजे की राशि में ये बढ़ोतरी काफी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि सरकार सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशील है। हाँ। सड़क दुर्घटनाएं भारत में एक बड़ी समस्या है और अक्सर परिवार का कमाने वाला सदस्य खोने पर पूरा परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है। 10 लाख रुपए की राशि निश्चित रूप से उन परिवारों को तत्काल वित्तीय संकट से उबारने और भविष्य के लिए कुछ सहारा देने में मददगार हो सकती है। हाँ, ये बात तो सही है। ये कदम सामाजिक सुरक्षा नेट को मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास है। तो अगर हम इन तीनों घोषणाओं, सोलर बिजली, किसान निधि और दुर्घटना मुआवजा को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या पैटर्न दिखता है? देखिए, तस्वीर ये उभरती है कि सरकार अलग अलग वर्गों, आम उपभोक्ता, किसान और दुर्घटना पीड़ित परिवार तक सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसमें ऊर्जा, कृषि और सामाजिक सुरक्षा तीनों आयाम शामिल है। यह एक तरह से लोक कल्याण पर आधारित नीतियों का मिश्रण है जो सीधे तौर पर बड़ी संख्या में लोगों के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अब इनका जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी क्रियान्वयन होता है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। चलिए, अब कुछ नीतिगत बदलावों की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट्री संशोधन बिल पास होने की खबर है। अच्छा। इसका एक मुख्य पहलू ये है कि अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति मिल गई है। ये बदलाव क्यों जरूरी था और इसके क्या मायने हो सकते हैं? हाँ, ये एक लंबे समय से लंबित मांग और बहस का विषय रहा है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। ओके। खासकर उन उद्योगों में जैसे कि आईटी, बीपीओ, मैन्युफैक्चरिंग या हॉस्पिटैलिटी, जो अक्सर 24/7 काम करते हैं। पहले के नियमों के कारण महिलाएं इन क्षेत्रों में रात की शिफ्ट में काम नहीं कर सकती थी, जिससे उनकी तरक्की और कमाई के अवसर सीमित हो जाते थे। ये कदम उन्हें पुरुषों के बराबर अवसर देने की दिशा में एक प्रयास है। लेकिन इसके साथ सुरक्षा और अन्य चिंताएं भी तो जुड़ी होंगी। निश्चित रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, ये सुनिश्चित करना होगा कि जिन फैक्ट्रियों या कार्यस्थलों पर महिलाएं रात में काम करेंगी, वहां उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। जैसे सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था, कार्यस्थल पर पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और एक संवेदनशील और सुरक्षित माहौल, ये सब शामिल है। साथ ही कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रात की शिफ्ट उनकी सेहत और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर प्रतिकूल प्रभाव ना डालें। तो इस कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए इन सहायक उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा। सही कहा। यह सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव भी है, जिसके लिए मानसिकता और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों स्तरों पर तैयारी चाहिए। बिल्कुल। और इसी नीतिगत मोर्चे पर एक और दिलचस्प खबर है। सरकार जल्द ही 12 नई नीतियां लाने की तैयारी में है। 12 नई नीतियां? हाँ, इनमें कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और ग्रीन ग्रोथ जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम लगता है। बिल्कुल। ये खबर दिखाती है कि राज्य सरकार न केवल मौजूदा जरूरतों पर ध्यान दे रही है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए भी कमर कस रही है। 12 नई नीतियों का आना अपने आप में एक बड़ी पहल है। और जिन क्षेत्रों का जिक्र है, कृषि, AI और ग्रीन ग्रोथ, वे सभी बेहद महत्वपूर्ण हैं। कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आधार है, उसमें नई नीति लाना जरूरी है। AI तो आज की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक है। हाँ, आजकल हर तरफ AI की ही बात है। सही। इसका इस्तेमाल शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, लगभग हर क्षेत्र में दक्षता और प्रभावशालीता लाने के लिए किया जा सकता है। और ग्रीन ग्रोथ, इसका राजस्थान के संदर्भ में क्या मतलब हो सकता है? ग्रीन ग्रोथ का मतलब है ऐसा आर्थिक विकास जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो, सस्टेनेबल। ओके। यानी विकास के साथ साथ
पर्यावरण का संरक्षण भी हो। राजस्थान के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। राज्य के पास सौर ऊर्जा की अपार क्षमता है, जिसका उपयोग करके वो क्लीन एनर्जी में अग्रणी बन सकता है। ग्रीन ग्रोथ नीतियां शायद इसी पर केंद्रित हों। कैसे नवीकरणीय ऊर्जा को और बढ़ावा दिया जाए, पानी के संरक्षण और कुशल उपयोग के तरीके अपनाए जाएं, टिकाऊ पर्यटन को विकसित किया जाए और उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए। ये राजस्थान को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने का एक प्रयास है। तो ये 12 नीतियां, खासकर एआई और ग्रीन ग्रोथ पर फोकस, राज्य के लिए एक नई दिशा का संकेत दे सकती हैं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये दिखाता है कि राज्य पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी पर भी दांव लगा रहा है। सवाल ये होगा कि ये नीतियां कितनी व्यवहारिक, कितनी दूरदर्शी और कितनी प्रभावी ढंग से लागू हो पाती हैं। लागू होना अहम है। बिल्कुल, लेकिन इरादा स्पष्ट है। राजस्थान को आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत और पर्यावरण के प्रति जागरूक राज्य बनाना। इन नीतियों का ड्राफ्ट जब सामने आएगा, तब उनकी बारीकियों का पता चलेगा। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी खबरों पर आते हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सोने की कीमत में कुछ गिरावट दर्ज हुई है, लगभग 900 रुपए प्रति 10 ग्राम। अच्छा, 900 रुपए की गिरावट। हाँ, कीमत अब 1,19,000 के आसपास बताई जा रही है। देखिए, सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव एक सामान्य आर्थिक घटना है। ये वैश्विक मांग, आपूर्ति, डॉलर की कीमत, ब्याज दरें और जियोपॉलिटिकल स्थितियां ऐसे कई कारकों से प्रभावित होती हैं। 900 रुपए की गिरावट ध्यान देने योग्य है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा या अभूतपूर्व बदलाव नहीं है। इसका असर मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो सोना खरीदने की योजना बना रहे थे, या उन निवेशकों पर जिन्होंने सोने में निवेश किया हुआ है। ये त्योहारी या शादी ब्याह के मौसम में खरीद को थोड़ा प्रोत्साहित कर सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ सुरक्षा के मोर्चे पर एक चिंताजनक खबर है। साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बताया गया है कि ये गिरोह सरकारी योजनाओं की आड़ लेकर लोगों से ठगी कर रहा था। ओह, ये सोने की कीमत गिरने से कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे सरकारी योजनाएं और सेवाएं डिजिटल हो रही हैं और सरकार सीधे लोगों के खातों में लाभ पहुंचा रही हैं, जैसे हमने एक किसान सम्मान निधि की बात की, वैसे वैसे साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। वे अक्सर योजनाओं के बारे में कम जानकारी रखने वाले या तकनीक से कम परिचित लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। कैसे करते हैं ये लोग? फर्जी वेबसाइट बनाकर, फर्जी कॉल या एसएमएस के जरिए वे लोगों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी या बैंक डिटेल्स हासिल कर लेते हैं और फिर ठगी करते हैं। तो इस गिरोह का पर्दाफाश होना एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। इस तरह के गिरोह न केवल लोगों की मेहनत की कमाई लूटते हैं, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों के भरोसे को भी चोट पहुंचाते हैं। इनका पकड़ा जाना जरूरी है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे और अपराधी हतोत्साहित हों। ये घटना इस बात पे भी जोर देती है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं के विस्तार के साथ साथ साइबर सुरक्षा और नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लोगों को जागरूक करना होगा कि वे किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा न करें और अपनी जानकारी साझा न करें। सही बात है। और अंत में शिक्षा के क्षेत्र से एक छोटी लेकिन जरूरी अपडेट है। नीट यूजी काउंसलिंग के दूसरे राउंड के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। हाँ, ये खबर सीधे तौर पर हजारों छात्रों और उनके परिवारों से जुड़ी है जो मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं। नीट यूजी काउंसलिंग एक तनावपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। हाँ, काफी स्ट्रेसफुल होता है। बिल्कुल। ये दूसरे राउंड का पंजीकरण शुरू होना उन छात्रों के लिए एक अहम जानकारी है जो शायद पहले राउंड में सीट हासिल नहीं कर पाए या अपनी पसंद का कॉलेज नहीं पा सके। इस प्रक्रिया का समय पर और सुचारू रूप से चलना राज्य के भविष्य के डॉक्टरों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के इन तमाम खबरों को समेटते हुए हमने देखा कि राजस्थान में कई स्तरों पर गतिविधियां चल रही हैं। हाँ, काफी कुछ हो रहा है। एक तरफ 3,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जैसी बड़ी विकास परियोजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त सोलर बिजली या किसानों को सीधी आर्थिक मदद जैसी कल्याणकारी योजनाएं हैं। साथ ही फैक्ट्री एक्ट में संशोधन जैसे नीतिगत बदलाव हैं जो महिलाओं के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं, और एआई व ग्रीन ग्रोथ जैसी भविष्योन्मुखी नीतियों की तैयारी भी है। सही। और इन सब के बीच साइबर धोखाधड़ी जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने के प्रयास भी जारी हैं। इन सब अलग अलग धागों को जोड़कर देखें तो क्या बड़ी तस्वीर नजर आती है। अगर हम इन सबको एक साथ रखकर देखें तो एक ऐसे राज्य की तस्वीर उभरती है जो तेजी से बदलने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह का संतुलन साधने का प्रयास है।
आधुनिकता और परंपरा के बीच, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के बीच, अवसरों और चुनौतियों के बीच। एक बैलेंसिंग एक्ट जैसा। हाँ, कह सकते हैं। आईटी इंफ्रा, एआई नीतियां, सोलर ऊर्जा जैसी पहलें राज्य को भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश है। वहीं किसान निधि, मुफ्त बिजली, बढ़ावा, मुआवजा जैसी योजनाएं ये सुनिश्चित करने का प्रयास है कि विकास का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। और ये भी साफ दिख रहा है कि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। बेहतर आईटी इंफ्रा योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा, लेकिन वहीं साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ाएगा। हाँ, ये तो है। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक नई चुनौती होगी। ग्रीन ग्रोथ नीतियां पर्यावरण के लिए अच्छी होंगी, लेकिन उन्हें लागू करने में आर्थिक और सामाजिक बाधाएं आ सकती हैं। तो ये एक जटिल लेकिन डायनामिक प्रक्रिया है जो राजस्थान में चल रही है। ये वाकई एक दिलचस्प अवलोकन है कि कैसे ये अलग अलग दिखने वाली खबरें एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। चलिए, अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमने सुना कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ग्रीन ग्रोथ पर केंद्रित नई नीतियां ला रही है। राजस्थान की अपनी खासियतें हैं, विशाल रेगिस्तानी इलाका, सौर ऊर्जा की प्रचुरता, पानी की कमी जैसी चुनौतियां। इन नई नीतियों और राजस्थान की इन अनूठी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि निकट भविष्य में राज्य किस तरह के बिल्कुल नए और अनूठे समाधान पेश कर सकता है। अच्छा सवाल है। क्या एआई का इस्तेमाल रेगिस्तान में पानी के बेहद सटीक उपयोग के लिए किया जा सकता है, या ग्रीन ग्रोथ नीतियां थार मरुस्थल में ऐसी सस्टेनेबल टूरिज्म बना सकती हैं जो दुनिया में मिसाल बने? संभावनाएं तो हैं। या ये भी सोचिए कि महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिलने और कृषि, एआई, ग्रीन ग्रोथ जैसी अन्य नई नीतियों के लागू होने के बाद अगले 5-10 सालों में राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना किस तरह बदल सकता है? क्या हम काम करने के तरीकों में, पारिवारिक संरचनाओं में, या यहाँ तक कि शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच के संतुलन में बड़े बदलाव देखेंगे? इसके क्या अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी नजर रखनी होगी। हाँ, आज की हमारी ये गहन चर्चा राजस्थान राज्य समाचार डाइजेस्ट 5 नवंबर 2025 में दी गई जानकारी पर आधारित थी।